हेलो एवरीवन। झारखंड बीएड 2024 में जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड में, तो उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। और देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का अभी मैं 20 क्वेश्चन अभी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का लाया हूं। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन बैंक आप लोग परचेज कर लिए होंगे और बीएड एंट्रेंस का आप लोग मार्केट में बुक परचेज कर लीजिएगा। आज मैं मार्केट गया था तो वहाँ पर अरिहंत का भी बुक मैंने देखा और एक टारगेट का है, एक बुक है जो टारगेट पब्लिकेशन का है। टारगेट का या फिर यूनिक का, जो आपको अच्छा लगे आप उसको ले लीजिएगा। तो चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या तैयारी किया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे, कौन? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्वे या अरविंदो? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा कार्वे हो जाएगा। ठीक है, कार्वे हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, कौन से? तो करेक्ट आंसर इसका होगा गुरुकुल हो जाएगा। ठीक है, गुरुकुल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अभिरुचि है, यह विचार किसका था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपी नन। तो आप लोग इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए। एक तरह से थ्योरी सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव भी आप चाहें तो 200 400 500 1000 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा ना, तो इससे बाहर कम चांस है कि इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल, है ना, याद रखिएगा फ्रोबेल। फ्रोबेल हो जाएगा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निशुल्क मतलब फ्री, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या होगा? यदि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, यदि प्राइमरी एजुकेशन यदि लागू कर दिया जाए तो फिर इससे क्या रिजल्ट आएगा? तो नंबर वन, क्या बालकों में साक्षरता बढ़ेगी? सेकंड, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी बढ़ी है? हाँ, पहला है कि बालकों में साक्षरता बढ़ी है। दूसरा, मतलब इसके फलस्वरूप क्या हुआ है? हाँ, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा तो लागू हो चुका है, ठीक है, तो होने के फलस्वरूप क्या हुआ है? तो बालकों में साक्षरता बढ़ी है। सेकंड, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है। तीसरा, देश में साक्षरता बढ़ी है। और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी में हम लोगों को मतलब कि इसमें पॉजिटिव, इसमें हम लोग को देखने को मिला है, फायदा ही हुआ है सभी को, बालकों को भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और पूरे साथ ही साथ पूरे देश में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? कौन सा? निम्नलिखित शिक्षण विधि माने शिक्षा ग्रहण करने का जो विधि है, तो इसमें से वास्तविक अनुभवों को, वास्तविक जो मतलब एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो किस तरह से प्राप्त होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रमण विधि। भ्रमण विधि से क्या होगा कि इसमें सारा चीज जो हम लोग देखेंगे वो कभी भी भूलेंगे नहीं। जो देख कर किसी चीज को याद करते हैं, उसके बारे में मेमोराइज करते हैं, तो वो सारा चीज वो माइंड में दिखता है और उसको रटने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा भ्रमण विधि। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? किसकी होती है? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। एक अध्यापक यदि आदर्श चरित्र वाले हैं, अध्यापक का चरित्र यदि बहुत अच्छा है, तो इससे बच्चे जो हैं डायरेक्ट देखकर सीखेंगे। इसलिए बोला जाता है जैसे कि माता पिता जिस तरह से घर में होते हैं, बच्चे भी उसी तरह से होंगे। उसी तरह से अध्यापक, हम लोग जानते हैं कि
कोई भी बच्चा है उसका एक तरह से देखा जाए तो दो अध्यापक हैं, एक माता पिता हो गए, एक गुरु हो गए। तो अध्यापक यदि आदर्श होंगे, आदर्श चरित्र वाले, तो बच्चे भी उसी तरह से बनेंगे। तो 7 का आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है, कौन सा है। मतलब कोई भाषा यदि सीखना चाह रहे हैं तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत जल्द आएगा किसी भाषा को सीखने का, तो इसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। क्या किताब को पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, या अखबार को, न्यूज़पेपर पढ़ना, या फिर वार्तालाप करना। वार्तालाप मतलब कि कन्वर्सेशन, बातचीत। तो बातचीत जब हम किसी से करेंगे, यदि कोई एक भाषा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा उसमें मैं निपुण नहीं हूँ, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उसी भाषा का बोलने वाला हो, उसका मातृभाषा हो, तो उसके साथ जब हम बात करेंगे तो बहुत जल्द बात करते करते हम लोग बहुत जल्द सीख सकते हैं। तो वार्तालाप करने से भाषा सीखने में बहुत ज़्यादा प्रभावी इसमें होगा। ठीक है, तो 4 नंबर हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है किंडरगार्टन, जो केजी क्लासेस जो होते हैं, या केजी किंडरगार्टन जो स्कूल होते हैं छोटे बच्चों के लिए, तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। सबसे पहले, तो करेक्ट आंसर होगा जर्मनी में। तो याद रखिएगा कि जर्मनी में सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल खोले गए थे। नेक्स्ट, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए। यदि कोई अनुशासन भंग कर रहा है, डिसिप्लिन को कोई तोड़ रहा है, कोई विद्यार्थी, कोई छात्र, तो वैसे बच्चे को जो पनिशमेंट मिलेगा तो वो किस तरह का पनिशमेंट होना चाहिए। ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। आप लोग अपना इसमें सोचिए कि क्या हो सकता है। पहला है कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे। दूसरा है वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, मतलब किस तरह का दंड देंगे। तीसरा, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। चौथा, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। नहीं, स्कूल भर में चर्चा हो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। इसका हम लोग समाज में हम लोग बुरा प्रभाव भी देखे हैं कि किसी बच्चे को जब टॉर्चर किया गया, अभी कुछ दिन पहले आप लोग न्यूज़ में भी देखे होंगे कि एक बच्ची को, एक बेटी को इस तरह से टॉर्चर किया गया था स्कूल में, जिसके कारण बड़ा कोई हादसा भी हम लोग को देखने को मिला था। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह जो छात्र है, जो पनिशमेंट पाने वाला जो छात्र है, अपने को सुधार ले। ठीक है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को किस तरह का दंड दिया जाना चाहिए, तो वो अपने को फ्यूचर में सुधार ले, फिर वो कभी ऐसा गलती ना करे, रिपीट ना करे, इस तरह का एक मतलब कि पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ताकि उसके लिए भी फ़ायदा हो, वो उसको पॉजिटिव में ले, ऐसा पनिशमेंट हो कि वो पॉजिटिव में उसको ले। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है इस वीडियो में, 20 क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिएगा। और मैं इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन आप डिस्कस करूँगा। ठीक है, इंग्लिश में भी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, ताकि जिनका इंग्लिश मीडियम है उनको इंग्लिश में फ़ायदा हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट, है ना, हर्बर्ट। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है ना। कोरी स्लेट मतलब कि पूरा सादा। ठीक है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, वो पूरा प्लेन है। सही बात है, बच्चे का जो माइंड होता है बिल्कुल एकदम वाइट पेपर के जैसा होता है। हम लोग उसमें जैसा लिखना चाहेंगे वो उसी तरह का दिखेगा, है ना। तो ये किसने कहा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो ने। प्लेटो ने ऐसा कहा था और बिल्कुल सही कहा था। छोटे बच्चे जो है उनका माइंड बिल्कुल खाली रहता है, हम जैसा उसमें डालना चाहेंगे उसके माइंड में उसी तरह का वो बच्चा सीखेगा। नेक्स्ट 13 नंबर है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि टीचर काफ़ी नॉलेजेबल है, ठीक है, काफ़ी अनुभवी है, नॉलेजेबल है, बट क्लास को वो मैनेज नहीं कर पाते हैं।
हम लोग ऐसा भी देखें। तो क्लास को मैनेज करना ये बहुत एक अच्छा कला है किसी भी टीचर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। टीचर जो है क्लास मैनेजमेंट किस तरह से वो क्लास को मैनेज कर लेते हैं, ये कैपेसिटी जिनके अंदर होगा तो एक अच्छा मतलब वो क्वालिटी है एक अच्छे टीचर का। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। ठीक है, तो यदि क्लास को अच्छे से मैनेज करने का क्षमता किसी को है तो उस तरह के जो क्लास होंगे, कक्षा होंगे, वहाँ पर बच्चे अपने आप अनुशासन में भी रहेंगे यदि टीचर के अंदर क्वालिटी है क्लास को मैनेज करने का। ठीक है, तो 13 का 4 नंबर हो जाएगा। 14 नंबर का देखते हैं कि शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है। शिक्षकों के बीच संघर्ष का मतलब हुआ कि जैसे टीचर्स में आपस में तालमेल नहीं है। ठीक है, आपस में कुछ कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद है, जैसे जातीयता का हो गया या फिर और भी बहुत सारे अलग अलग सोच का अलग अलग मतलब सोच अलग अलग है, किसी बातों को लेकर आपस में मतलब बन नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सब यदि शिक्षकों के शिक्षक का यदि आपस में रिलेशन नहीं रहेगा तो फिर इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाएगा, है ना। शिक्षकों के बीच यदि संघर्ष का दूषित परिणाम क्या होता है, मतलब उनके बीच में यदि सही रिलेशन नहीं है आपस में टीचर्स में, ठीक है, स्कूल के मैनेजमेंट में, पूरा स्कूल में मैनेजमेंट में, आपस में टीचर में, तो फिर इसका प्रभाव सीधे बच्चों के ऊपर देखने को मिलेगा। छात्रों का जो व्यवहार है वो फिर बिगड़ जाता है, क्योंकि यदि हम खुद सही नहीं है तो फिर हम किसी को कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। 15 नंबर है कि यदि कोई पेरेंट्स है आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनका वो मतलब स्कूल से या मैनेजमेंट से, स्कूल से किसी तरह का कोई भी मतलब नहीं रखते, कभी वो आते नहीं हैं। ठीक है, कभी भी नहीं आते हैं वो बच्चे के बारे पता करने या किसी भी रीजन से कभी आते ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग, वैसे अभिभावक के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन है कि बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, तो उनके जो बच्चे हैं क्या उनको पनिशमेंट देना शुरू कर देंगे। सेकंड, बालक पर ध्यान नहीं देंगे। तीसरा, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, पेरेंट्स से मिलने क्या हम लोग जाएंगे, या फिर उस बच्चे को इग्नोर करते रहेंगे या उसको पनिशमेंट देंगे। चौथा है अभिभावक को लिखेंगे, मतलब उनको कुछ लेटर लिखेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि उनको कुछ लिख कर उनको भेजेंगे, और जो भी भेजेंगे वो लिख कर जो भेजेंगे वो रेस्पेक्ट के साथ एक फॉर्मल लेटर रहेगा मैनेजमेंट की तरफ से, टीचर की तरफ से, कि आप आएँ, आपसे मिलना है, बहुत कुछ बात भी करना है, इस तरह का जो होगा उनको कुछ लिख कर हम लोग देंगे, उन तक पहुंचाएंगे, ताकि वो उसका पॉजिटिव में लेकर स्कूल आए और शिक्षकों से मिले, अपने बच्चों का के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट और सारा चीज़ के बारे जाने। ठीक है, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा, 15 का 4 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी में से कुछ ना कुछ आ जाए, मतलब मैटर यही सब रहेगा, भले कुछ चेंजेज हो, बट थ्योरी जो हम लोग जो बात करें, जो हमारा पूरा मैटर है पूरे डिस्कशन का, इसी में से जो नॉलेज हम लोग गेन कर रहे हैं अभी हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो इसी में से ये जो नॉलेज है, आइडिया है, ये सब काम आएगा आप लोग एग्जाम में। ठीक है, और 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर देखते हैं, लास्ट है ये। नेक्स्ट देखिए, प्रौढ़ शिक्षा, है ना। प्रौढ़ शिक्षा के बारे आप लोग सुने होंगे। तो प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, है ना। प्रौढ़ शिक्षा कौन से व्यक्ति हैं जिनको की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाना चाहिए प्रौढ़ शिक्षा का। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडल्ट एजुकेशन। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी ना किसी रीजन से हो सकता है कि कभी स्कूल नहीं जा पाए, कभी वो विद्यालय नहीं जा पाए, पढ़ाई कभी कर ही नहीं पाए, बड़े वो हो चुके हैं बट उन्होंने आज तक कभी पढ़ाई नहीं किया है। तो वैसे लोग जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी 2020 है, इसमें भी ये मेंशन है प्रौढ़ शिक्षा जो है एडल्ट एजुकेशन। तो एनईपी 2020 के तहत
इसमें एडल्ट एजुकेशन को भी जोड़ा गया है, जिसमें कि खास करके 15 साल से लेकर 35 साल जिनका उम्र हो चुका है, ऐसे ऐसे मेल और फीमेल जो कि 15 से 35 साल के बीच में है और आज तक कभी स्कूल नहीं गए, कभी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो सरकार ने स्पेशल एक यहाँ पर अरेंजमेंट किया है पढ़ाई का, जिसको कि एडल्ट एजुकेशन बोला जाता है। इसका कुछ नाम अभी चेंज भी हुआ है अभी फ़िलहाल में, जो 2022 से 2027 का जो वित्तीय वर्ष जो होगा, इसमें स्पेशल इसमें फोकस किया गया है NEP 2020 के तहत कि प्रौढ़ शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, है ना। और सबके लिए शिक्षा, इस तरह का कुछ एक नया नाम हो गया है ना, याद रखिएगा, सबके लिए शिक्षा, इसका नया नाम प्रौढ़ शिक्षा का, तो इसको याद रखिएगा। तो किसके हाथ में जाना चाहिए, तो प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा गैर सरकारी समितियों के हाथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। आपके स्कूल मैनेजमेंट को पता चला है कि कोई एक ऐसे टीचर है ना, कोई प्रधानाचार्य है जो कि कुछ गलत कार्य कर रहे हैं और ऐसा हम लोग को पता चला है, तो हमें क्या यहाँ पर करना चाहिए, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। ऑप्शन है उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। सेकंड, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। अब प्रधानाचार्य हैं और उनसे गलती वो कर रहे हैं और वो हमें पता चल चुका है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। सेकंड, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। तीसरा, उस तरफ से अनदेखी करेंगे। चौथा, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि सबसे पहले उन्हें समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि आप ये गलती करें, ऐसा रिपीट ना करें, ये मतलब काफ़ी इसका परिणाम बहुत ही इसका प्रभाव बहुत गलत होगा, परिणाम इसका गलत होगा, हम सबों को इसका लॉस सहना पड़ेगा, ठीक है। उसका मतलब जो डिमेरिट हो सकता है, उसका जो रिजल्ट हो सकता है, उसके बारे में बताएंगे। तो उन्हें सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि उन्हें पर्सनली उन्हें समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो ये करेक्ट आंसर होगा 17 का सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके 18 नंबर, 20 नंबर लास्ट है, ठीक है। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है, तो आप क्या करेंगे, है ना। मान लीजिए कि आप कोई टीचर है और आप पढ़ा रहे हैं कक्षा में, और कोई स्टूडेंट है, वो आपका कहीं पर मिस्टेक आपसे हो गया होगा, ठीक है, कुछ भी किसी भी रीजन से मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, तो कोई बच्चा वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपने गलती किया है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए, एक टीचर को क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, छात्रा को मान लीजिए कोई एक लड़की थी जिन्होंने इस तरह का इंडिकेट किया, तो ऑप्शन नंबर 1, छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी। सेकंड, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी। तीसरा, स्वीकार कर लेंगी। चौथा, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। कौन सा होगा। तो देखिए, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करना ये तो हर एक टीचर का, एक अच्छे टीचर का तो ये काम है ही कि हर जो आने वाला जो दिन होता है उसमें तो अच्छा तैयारी करके जाना ही है। बट आज जो गलती हुआ है और कक्षा में यदि किसी ने इंडिकेट कर दिया कि आपके द्वारा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, गलती हुआ है, तो आज के लिए क्या करेंगे, कल के लिए तो फिर अच्छी तैयारी करना ही है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा यहाँ पर सटीक ऑप्शन होगा कि स्वीकार कर लेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, आप लोगों ने शायद यहाँ पर ध्यान दिया या नहीं, देखिए यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया तो आप लोग को मार्क करना चाहिए था, इन्होंने बहुत अच्छा, उस बच्चे का हम लोग तारीफ भी करेंगे कि देखिए इन्होंने ये मार्क किया, गलत हुआ था तो इनको ध्यान यहाँ पर आया, चलिए हम लोग यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं, हम लोगों से ये मिस्टेक हुआ है, नेक्स्ट टाइम ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। इस तरह का एक्सेप्ट करना चाहिए कि गलती हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किसको। नंबर 1, विज्ञान विषय को। सेकंड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। थर्ड, उच्च विचारों को। और फोर्थ, आस्था को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि एक अध्यापक के रूप में हम लोग सबसे प्रेफरेंस किसको देंगे, सबसे पहले तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को हम लोग
यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे सबसे ज़्यादा। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज का क्वेश्चन है कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के हेल्प से वेल्फ कल्याण होता है, ठीक है। कल्याण होता है किसका? नंबर 1, समाज के सभी वर्गों का। सेकंड, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का और छात्र व छात्राओं का। तो शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण होता है? तो देखिए, परिवार का तो कल्याण होगा ही। जब किसी भी परिवार का बच्चा पढ़ेगा, पढ़कर कामयाब होगा, एजुकेट होगा, तो उस परिवार का तो भला होगा ही। कोई भी मनुष्य है वो यदि सही से ज्ञान लेता है तो उस मनुष्य का भी भला होगा इसमें, ठीक है। उस मनुष्य का कल्याण होगा। छात्र छात्राएं जो पढ़ेंगे उनका भी कल्याण होगा। तो ओवरऑल हमें देखा जाए तो पूरे समाज का कल्याण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण होगा, ठीक है। तो 20 का 1 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे होंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदी में भी टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो अपलोड करूंगा, इंग्लिश में भी करूंगा, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को फ़ायदा हो जाए। और मैंने बोला था कि आज मैं रीजनिंग का वीडियो आज मैं अपलोड करूंगा, बट इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब का अरेंज करने में क्वेश्चन, और इसमें मैं बिजी हो गया। और भी कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं बना रहा हूँ झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, जो 21 अप्रैल को है। उसके लिए मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा था, अभी तैयार हो ही रहा है अभी, जिससे कारण अभी रीजनिंग का और वीडियो तो नहीं बना पाए, बट हो सकता है आज या फिर कल तक में बन जाएगा और अपलोड भी हो जाएगा। ओके, फिर कल तक वीडियो आ जाएगा और लाइव भी मैं आऊँगा, हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, फिर थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।